प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 41। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 41। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अब आप भले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बशर्ते कि सब्जेक्ट के रूप में आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो, बेटा डेफिनेटली तिलक के साध्य और साधन के संदर्भ में प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि तिलक के राजनीतिक विचारों का जो केंद्र बिंदु है वो स्वराज्य की प्राप्ति है। और स्वराज्य की प्राप्ति है तो इनका साध्य क्या होगा? स्वराज्य की प्राप्ति। लक्ष्य क्या होगा? स्वराज्य की प्राप्ति। और उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या हो? क्या लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या हो? साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति का साधन क्या हो? तो इस साधन के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। यस, साधन संबंधी विचार, राजनीतिक साधन संबंधी विचार। अब राजनीतिक साधन संबंधी विचारों को हम समझाएं तो इसके लिए मैंने अच्छे से अच्छे रूप में डायग्राम बनाए हैं। इन डायग्रामों के माध्यम से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साधन संबंधी विचारों को आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है मूल लक्ष्य, अर्थात वास्तव में देखा जाए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो राजनीतिक विचारों का लक्ष्य है वो क्या है बेटा? स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति। इसलिए यहाँ नोट करेंगे तिलक के राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्ति। मूल लक्ष्य मतलब तिलक का जो साध्य है वो क्या है? स्वराज्य। क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है? भारत की आज़ादी। यस, आगे विचार सृष्टि का सार तत्व मतलब वास्तव में देखा जाए तो बेटा जो यूरोप के आदर्शवादी हैं, जरा देखिएगा आप, यूरोप के पश्चिम के राजनीतिक विचारकों से आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक प्रभावित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले इसका नाम लेना जरूरी है। क्या? कि यूरोप के जो आदर्शवादी विचारक थे, कौन? जैसे हीगल है, इमैनुअल कांट है, राजनीति दर्शन या राजनीतिक सिद्धांत के जनक प्लेटो हैं, ये सब आदर्शवादी विचारक हैं। तो आदर्शवादी विचारकों का ये कहना है, क्या कहना है? कि विचार या चेतना, जरा समझें, नोट भी करते जाएं साथ साथ, विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है, सृष्टि का मूल तत्व है। मतलब आदर्शवादी विचारक जो यूरोप के हैं वो ये कहते हैं कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का मूल तत्व है। जैसे आगे चल कर के कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई जो पदार्थ है, जड़ है, भौतिकता है, वो सृष्टि का मूल तत्व है, सार तत्व है ना। मतलब पश्चिम की बात करते हैं तो कोई कहता है कि भाई सृष्टि का मूल तत्व विचार है, चेतना है। कोई कहता है कि भाई सृष्टि का मूल तत्व जड़ है, पदार्थ है, भौतिकता है। मतलब सृष्टि के मूल तत्व की बात आती है तो पश्चिम में कोई कहता है कि भाई सृष्टि का मूल तत्व सार तत्व चेतना है, कोई कहता है सृष्टि का मूल तत्व जो है जड़ या पदार्थ है। तो सृष्टि के मूल तत्व में दो बातें आ जाती हैं कि भाई सृष्टि का मूल तत्व जड़ है या चेतना है, जड़ है या चेतना है। तो आदर्शवादी सृष्टि का मूल तत्व किसको मानते हैं? चेतना को मानते हैं, विचार को मानते हैं। अब यूरोप के विचारक जब ये बात कहते हैं तो आधुनिक भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें जो आदर्शवादी विचारक हैं, पांचों के पांचों आदर्शवादी विचारक, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये महत्वपूर्ण है आदर्शवादी विचार। तो इन पांचों ने भी ये बात स्वीकार की है कि भी विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। अगली बात, प्रत्येक प्रकार की जो सामाजिक संस्था है वह विचार की अभिव्यक्ति है। ये यूरोप के आदर्शवादी विचारक कहते हैं, हीगल और इमैनुअल कांट। क्या कहते हैं कि भाई प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। इसी ही बात को भारत के आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया है कि भी प्रत्येक प्रकार की जो सामाजिक संस्था है वो विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए तिलक ने ये कहा है कि जब प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था
विचार है चेतना की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप में भारत की जो चेतना है उसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता में है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में होगी। इसलिए तिलक ने अपना मूल लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति को माना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को माना है, भारत की आज़ादी को माना है। यस। नेक्स्ट, आदर्शवादी विचारक 5, मतलब जब हम आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते हैं तो आदर्शवादी विचारकों में मुख्यतः 5 विचारक आते हैं। कौन कौन? लाल, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ, लाल, बाल, पाल। यस, लाल, बाल, पाल, दयानंद सरस्वती, यस, अरविंद घोष। अब तिलक के राजनीतिक साधनों को समझना हो तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 कालों में विभाजित किया जाता है, 1885 से लेकर के 1947। 1885 क्यों माना है हमने? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है एओहुम के द्वारा। तो 1885 से लेकर के और 1905 तक का जो काल है, 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है उसको उदार राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है, जिसके नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दूसरा, 1906 से 1919 तक का जो काल है उसको उग्र राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है, जिसका नेतृत्व करने वाला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। और तीसरा काल है गांधी युग, जो कि होगा 1920 से 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो हमें तो आज केवल तिलक के राजनीतिक साधनों की चर्चा करनी है। अब इधर आइए बेटा, ये डायग्राम है राजनीतिक साधनों को समझने के लिए। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, ध्यान दे, मैंने यह नोट किया साध्य और साधन। इसका मतलब ये है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वो क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, भारत की स्वतंत्रता, ब्रिटिश दासता से मुक्ति, ये तिलक का जो है साध्य है, तिलक का लक्ष्य है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ये जो साध्य है स्वराज्य की प्राप्ति, इस साध्य की प्राप्ति का साधन क्या हो, हमें इसकी चर्चा करनी है आज। तो तिलक ने साध्य मतलब स्वराज्य की प्राप्ति के साधन के बारे में कहा है। क्या कहा है? कि भाई परिस्थिति के अनुसार साधन का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि तिलक ने साधन के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ ये मैकियावलीवाद से प्रेरित नहीं हुए हैं, क्योंकि इटली के जो मैकियावली हैं, जो कि पश्चिम के संदर्भ में आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कहलाते हैं। पश्चिम के संदर्भ, भारत के संदर्भ नहीं। भारत में तो राजा राम मोहन राय हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक, लेकिन पश्चिम की बात आती है तो मैकियावली आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के जनक हैं। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावली हैं, इटली के हैं ये। तो मैकियावली ने स्पष्ट रूप में नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया था। और मैकियावली ने, ज़रा समझना बेटा, बहुत लंबी बात है, मैकियावली ने स्पष्ट कहा था कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। इसका मतलब मैकियावली कह रहे हैं कि भाई राजा को अपना साध्य चुन लेना चाहिए, साधन भले ही वो नैतिक हो, अनैतिक हो, न्याय पर आधारित हो, अन्याय पर आधारित हो, हिंसा पर आधारित हो, अहिंसा पर आधारित हो, जो मर्जी हो उस साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तिलक इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तिलक पूर्ण रूप में अनैतिक हिंसावादी नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। बल्कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने साधन के संदर्भ में यदि अनुकरण किया है तो श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र का, श्री कृष्ण भगवान के जीवन का अनुकरण किया है। और श्री कृष्ण भगवान ने साफ कह दिया है कि अगर हमारा साध्य पवित्र है तो उस साध्य की प्राप्ति के लिए परिस्थिति के अनुसार साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता करने में कोई पाप नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी रचना, अपनी पुस्तक के अंतर्गत, पुस्तक मतलब गीता रहस्य इनकी पुस्तक है तिलक की। गीता रहस्य के अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि हमारा साध्य स्वराज्य है और हमारा साध्य पवित्र है, और हमारा साध्य पवित्र है तो इस साध्य की प्राप्ति के लिए हम ने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है कि हम हमेशा ही नैतिक साधनों का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि हम किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे, ये तिलक का कहना है। तो बेटा ध्यान दें, यहाँ मैकियावलीवाद का अनुसरण नहीं किया इन्होंने, बल्कि श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र का
अनुसरण किया है साधन के संदर्भ में। ठीक है बेटा, तो तिलक को समझना हो तो आपको ये साध्य और साधन निश्चित रूप में समझना चाहिए कि साध्य मतलब इनका लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, और इस साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति का साधन है परिस्थिति के अनुसार। अब आगे चल करके ये वास्तविक रूप में देखें तो हम साधनों को व्यापक रूप में समझाएंगे, लेकिन ये इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अब आगे बढ़े। तिलक ने साधन के बारे में देखा जाए तो यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टि से अपने विचार दिए हैं। तिलक ने साधन के बारे में यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टि से अपने विचार दिए। केवल कल्पना लोक की बातें इन्होंने नहीं की है, बल्कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने साधनों के बारे में बताया है कि इन साधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किन साधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। तो ध्यान दें, यथार्थवादी व्यवहारिक दृष्टि से इन्होंने साधनों के बारे में चर्चा की है। इसी के साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की चर्चा की है, इन्होंने साधनों की पवित्रता का आग्रह नहीं किया है। मतलब तिलक का कहना है कि साधन हमेशा ही पवित्र हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इन्होंने साधन की पवित्रता का आग्रह नहीं किया है। जैसे कि आगे चल कर के मोहनदास करमचंद गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की है, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की है। पीछे आपने अध्ययन किया गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जो है साध्य और साधन की पवित्रता की बात की है, साध्य और साधन की पवित्रता की बात की है। जबकि तिलक ने स्पष्ट कह दिया कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो साधन पवित्र हो ही, नैतिक हो ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए पवित्रता का आग्रह नहीं किया है। इसी के साथ में तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की बात की है, मतलब साध्य स्वराज्य, तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की बात की है, उन साधनों को इन्होंने मूल्यात्मक दृष्टि से नहीं देखा है कि उन साधनों का क्या मूल्य होगा, नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो उपयोगिता की दृष्टि से उन साधनों को देखा है कि उन साधनों की उपयोगिता क्या है, और उपयोगिता के दृष्टिकोण के आधार पर ही इन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए किन साधनों को अपनाया जाए उन साधनों की बात की है। और वो साधन आगे चल करके आपके सामने आएंगे, खुले राजनीतिक साधन होंगे, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करेंगे। जरा ध्यान दें आप, ठीक है बेटा। मूल्यात्मक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया, बल्कि उपयोगिता की दृष्टि से इन्होंने जो है साधनों के ऊपर चर्चा की है। पुनः कह रहा हूँ, तिलक का साध्य है स्वराज्य की प्राप्ति, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, ब्रिटिश दासता से मुक्ति, और इस साध्य मतलब स्वराज्य की प्राप्ति के जो साधन है उन साधनों की चर्चा हम व्यापक रूप में करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ नोट करेंगे राजनीतिक चिंतन का, मतलब तिलक के राजनीतिक चिंतन का जो केंद्रीय विचार है स्वराज्य की अवधारणा है। मतलब तिलक के राजनीतिक विचार को, तिलक के पॉलिटिकल थॉट को समझना हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका जो केंद्रीय विचार है वो क्या है, स्वराज्य की अवधारणा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि तिलक का जो मूल लक्ष्य है वो स्वराज्य है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, भारत की आज़ादी है, ब्रिटिश दासता से मुक्ति है। तो राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय विचार स्वराज्य की अवधारणा है। इसका मतलब ये है कि तिलक ने भले ही विधि के शासन की औचित्यता की बात की हो, लोकतंत्र के ऊपर अपने विचार दिए हों, या किसी अन्य के ऊपर अपने विचार दिए हों, सब के ऊपर विचार देते समय तिलक ने जो है अपने केंद्रीय विचार स्वराज्य को ध्यान में रखा है। स्वराज्य की अवधारणा के आधार पर ही इन्होंने अपने जो है राजनीतिक विचार दिए हैं। अब मूल बात पर आते हैं, साधन संबंधी विचार। तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचार, बेटा ध्यान दें आप, तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचार। अब ये कॉम्पिटिशन में आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। मूल बातें मैंने समझा दी हैं, लेकिन अब चूंकि केवल साधन की बात करेंगे तो बेटा ध्यान देंगे, तिलक के समय में मतलब तत्कालीन भारत में, ध्यान दें, तत्कालीन भारत में दो प्रकार के साधनों की बात की जाती थी। तिलक के समय में दो प्रकार के साधन कौन से थे, क्रांतिकारी साधन और उदार संवैधानिक साधन। जरा ध्यान दें, क्रांतिकारी साधन, उदार संवैधानिक साधन। मतलब तिलक के समय में वास्तविक रूप में देखा जाए तो दो प्रकार के साधनों की बात की जाती थी। किसके लिए, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए दो प्रकार के साधनों की बात की जाती थी। एक तो क्रांतिकारी साधन है कि भाई क्रांति के आधार पर, हिंसा के आधार पर जो स्वराज्य की प्राप्ति की जाए, और दूसरा जो उदार संवैधानिक साधनों के आधार पर भारत की आज़ादी प्राप्त की जाए। उदार संवैधानिक साधनों की बात की जाती है तो जो ये उदार राष्ट्रवादी नेता हैं, जिसका कि
नेतृत्व करने वाला गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने उदार संवैधानिक साधनों की बात की थी कि भाई इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार से हम आग्रह करेंगे, विनय करेंगे, है प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, ब्रिटिश संसद से आग्रह करेंगे, ब्रिटिश जनता से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज़ादी दें, हमें आज़ादी दें। तो ये आग्रह करने वाली बात है। तो उदार संवैधानिक साधन मतलब दो प्रकार के साधन थे, लेकिन अब समझना है यहाँ। परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दोनों से भिन्न, मतलब क्रांतिकारी साधन और उदार संवैधानिक साधन, इन दोनों साधनों से भिन्न, इन दोनों साधनों से अलग, तिलक के समय में दो प्रकार के साधन प्रचलित थे। जैसा मैंने लिखा भी है, तत्कालीन भारत में दो प्रकार के साधन थे, किसके लिए? स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। एक तो क्रांतिकारी साधन, दूसरा उदार संवैधानिक साधन। अब तिलक ने इन दोनों से अलग, इन दोनों से भिन्न खुले राजनीतिक साधन की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि खुले राजनीतिक साधन का इस्तेमाल किया जाए। तो आप नोट करेंगे, तिलक ने दोनों साधनों से भिन्न खुले राजनीतिक साधनों की बात की, और तिलक ने कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों में खुले राजनीतिक साधन उचित होंगे, खुले राजनीतिक साधन उचित होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, तिलक ने स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया कि परिस्थिति के अनुसार साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तिलक ने साफ कह दिया कि हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रखी, हमने कोई सौगंध नहीं उठा रखी, हमने कोई कसम नहीं उठाई है, हम किसी भी साधन के लिए बाध्य नहीं हैं। हम किस साधन का इस्तेमाल करेंगे परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिस्थितियां ही ये बताएंगे कि हमें किन साधनों का इस्तेमाल करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार साधनों का इस्तेमाल करना है। साधनों के इस्तेमाल करने में हम खुले हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसलिए तिलक ने अपने राजनीतिक साधनों का नाम दिया खुले राजनीतिक साधन। अब जरा समझिएगा। इसके बाद में अब हम इन तीनों साधनों की बात करेंगे। भाई, तत्कालीन भारत में दो प्रकार के साधन थे, क्रांतिकारी, उदार संवैधानिक, और तिलक ने इन दोनों से अलग हटते हुए खुले राजनीतिक साधन की बात की है। तो हम इन तीनों की चर्चा करेंगे। नंबर एक, हिंसक एवं क्रांतिकारी उपायों या साधनों पर विचार। जरा ध्यान दें, हिंसक एवं क्रांतिकारी उपायों साधनों पर विचार मतलब वास्तव में देखा जाए तो तिलक के समय में साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति का जो पहला साधन था वो हिंसक एवं क्रांतिकारी साधनों पर बात की जा रही है, या हिंसक व क्रांतिकारी साधनों की बात की जाती थी उस समय, या हिंसक व क्रांतिकारी उपायों की बात की जाती थी कि भाई हिंसक साधनों से जो है स्वराज्य की प्राप्ति की जाए। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है हिंसक और क्रांतिकारी साधनों के समर्थक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि यदि हम हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो हिंसा करने में कुछ बातें गुप्त रखनी होंगी। और तिलक ने कह दिया कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बातों को गुप्त रख सकूं, क्योंकि हिंसा करनी है तो उसमें षड्यंत्र करना होगा, उसमें कुछ बातें गुप्त रखनी होंगी। तिलक ने कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए केवल हिंसा के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता, हिंसा के आधार पर आज़ादी की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तिलक ने हिंसक साधनों का समर्थन नहीं किया। दूसरा, उदारवादी साधनों पर विचार अर्थात उदार संवैधानिक साधनों पर विचार, उदारवादी साधनों पर विचार। जरा ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उदारवादी साधनों की चर्चा की जाती थी, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले या उदार राष्ट्रवादी विचारकों के ऊपर पीछे मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, सभी विचारकों की बात मैंने समझा दी है। तो इन्होंने वास्तविक रूप में कहा कि संवैधानिक तरीके से आज़ादी की प्राप्ति की जाए। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जनता बड़ी दयालु है, ब्रिटिश सरकार हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है, हमारी समाज व्यवस्था जैसे सुधर जाएगी, हम सत्ता संभालने लायक जैसे हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार हमें आज़ादी दे देगी। मतलब ब्रिटिश शासन को ये एक प्रकार से जो है एक वरदान के रूप में मान रहे हैं। उनका कहना है कि भाई संवैधानिक साधनों से, संवैधानिक तरीके से आज़ादी की प्राप्ति की जा सकती है, हम जैसे सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार हमें आज़ादी दे देगी। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब तिलक के समय में इन साधनों की बात की जा रही थी, लेकिन तिलक ने साफ कह दिया कि कभी भी उदार संवैधानिक साधनों से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती। इन्होंने कह दिया कि उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार से भीख मांग रहे हैं, हमें आज़ादी दे दो, कटोरे में आज़ादी दे दो। इसीलिए तिलक ने उदार राष्ट्रवादी नेताओं को साफ कह दिया कि आप लोग भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। तिलक कह रहे हैं ये बात। इसलिए उदार राष्ट्रवादी नेताओं के साधनों को तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी कि आप लोग ब्रिटिश सरकार से भीख मांग रहे हैं।
क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जाति हमसे हीन है और एक हीन जाति के सामने हम गिड़गिड़ाए हैं। हमें आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी दे दो। ये भारत के स्वाभिमान के विपरीत है। तिलक ने साफ कह दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। और भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान, भारत का राष्ट्रीय गौरव, भारत की प्राचीन संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएं। नहीं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप नहीं है। इसलिए तिलक ने इन साधनों को भी स्वीकार नहीं किया कि उदार संवैधानिक साधनों से भारत को आज़ादी मिल जाएगी। जरा ध्यान दें। अब उदारवादी साधनों पर विचार को हम चार बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। ये साधन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रकृति के अनुरूप नहीं थे। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो तिलक ने साफ कह दिया कि ये साधन मतलब उदार संवैधानिक साधनों के अंतर्गत प्रार्थना, याचना, विनय, ब्रिटिश सांसदों से विनय करना, ब्रिटिश जनता से विनय करना, आग्रह करना, तिलक ने कह दिया कि ये साधन ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रकृति के या प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी प्रकृति है उसके सामने यदि हम गिड़गिड़ाएंगे तो गिड़गिड़ाने से कभी वो हमें आज़ादी देने वाले नहीं हैं। तिलक कह रहे हैं कि एक भी उदाहरण नहीं जब शासकों ने स्वेच्छा से शासितों को सत्ता सौंप दी। जरा ध्यान दें, एक भी उदाहरण नहीं जब शासकों ने स्वेच्छा से शासितों को सत्ता सौंप दी हो। तिलक का कहना है कि इतिहास को उठा करके देखें, पूरे इतिहास को हम पढ़ेंगे, इतिहास साक्ष्य के एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जबकि शासकों ने मतलब साम्राज्यवादी लोगों ने शासितों को सत्ता सौंप दी हो उस वक्त ही। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं। इसलिए ब्रिटिश सत्ता भी हमको आज़ादी नहीं सौंप सकती। जब तक हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे वो स्वेच्छा से हम आज़ादी नहीं दे सकते। इसलिए तिलक ने उदार संवैधानिक साधनों को स्वीकार नहीं किया। बी मतलब उदारवादी साधनों के ऊपर ही बी, उदार संवैधानिक साधन राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप नहीं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट कह दिया कि जो उदार संवैधानिक साधन है, उदार संवैधानिक साधनों में प्रार्थना, याचना, विनय, प्रतिनिधि मंडल भेजना, ब्रिटिश संसद से विनय करना, आग्रह करना, ब्रिटिश जनता से विनय करना, आग्रह करना है कि हमारे लिए ये कानून बना दो, हमारे लिए ये कानून बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तिलक ने साफ कह दिया कि ये भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जाति हमसे हीन है और हमसे हीन जाति के सामने यदि हम गिड़गिड़ाएं तो ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव के विपरीत है, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल है, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव के अनुकूल नहीं है। इसलिए तिलक ने उदार संवैधानिक साधनों को स्वीकार नहीं किया। तीसरा सी, उदारवादी साधन उदार संविधानवादी व्यवस्था में ही सफल हो सकते थे। मतलब उदारवादी साधनों पर विचार में तीसरी बात आती है, उदारवादी साधन उदार संविधानवादी व्यवस्था में सफल हो सकते थे। तिलक ने स्पष्ट कह दिया कि जो उदारवादी साधन है, उदारवादी साधनों के अंतर्गत प्रार्थना, याचना, विनय, अनुनय, विनय है, ब्रिटिश संसद से अनुनय विनय करना, ब्रिटिश संसद से याचना करना, ब्रिटिश संसद से अनुरोध करना, ब्रिटिश जनता से अनुरोध करना है, याचना करना। तिलक कह रहे हैं कि वास्तव में जो ये साधन है वो उदार संविधानवादी व्यवस्था में ही सफल हो सकते थे, जबकि भारत के अंतर्गत ब्रिटिश नौकरशाही राज कर रही है। ब्रिटिश नौकरशाही की प्रवृत्ति, ब्रिटिश नौकरशाही का व्यवहार संविधान पर आधारित नहीं है, और जब संविधान पर आधारित उनका व्यवहार नहीं है, इसका मतलब वास्तविक रूप में वो संविधानवाद पर आधारित नहीं है, और संविधानवाद पर आधारित नहीं है तो उनके साथ यदि हम उदार संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी हमें आज़ादी नहीं देंगे। चौथा है इसमें, मतलब उदारवादी साधनों पर विचार में चौथी बात आती है, संवैधानिक साधनों के बारे में स्वयं उदारवादियों के अनुभव कटु थे। तिलक ने स्पष्ट कह दिया कि जो संवैधानिक साधन है, संवैधानिक साधनों के बारे में स्वयं उदारवादियों के अनुभव कटु थे। जैसे कि स्वयं दादा भाई नौरोज ने स्पष्ट किया था, क्या स्पष्ट किया था कि मैंने अनुभव किया था कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश जाति धीरे धीरे हमारे हित में कानून बनाएगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो प्रकृति है वो साम्राज्यवादी है, और
हमने स्वयं ने देखा है, मतलब स्वयं जो उदार राष्ट्रवादी हैं वो कह रहे हैं कि हमने स्वयं ने देखा है कि ब्रिटिश सरकार हमारे हित में नहीं है। तो इनके स्वयं क्या अनुभव रहे हैं, इनके स्वयं के अनुभव रहे हैं कि वास्तव में संवैधानिक साधनों के बारे में उदारवादी हैं। इन्होंने अपने कटु अनुभव बताए हैं कि ब्रिटिश सरकार हमारे हित में नहीं है, ब्रिटिश सरकार केवल हमारा शोषण कर रही है, ब्रिटिश सरकार केवल हमारा शोषण कर रही है। तो स्वयं के इनका अनुभव थे, इसलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है उदार संवैधानिक साधनों को स्वीकार नहीं किया कि कभी भी उदार संवैधानिक साधनों से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। तो इन दोनों साधनों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, किस किस को, क्रांतिकारी साधनों को अस्वीकार कर दिया और उदार संवैधानिक साधनों को भी अस्वीकार कर दिया। तो फिर किन साधनों की बात करते हैं ये, अब आते हैं हम जिनकी बात तिलक करते हैं। तो तिलक साध्य मतलब स्वराज्य, तिलक स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की बात करते हैं उन साधनों को खुले राजनीतिक साधन कहा जाता है। इसलिए खुले राजनीतिक साधनों पर अब विचार करेंगे हम, खुले राजनीतिक साधनों पर विचार नोट करेंगे। तिलक ने अपने राजनीतिक साधनों को क्या नाम दिया, खुले राजनीतिक साधन, खुले राजनीतिक साधन। तिलक ने अपने राजनीतिक साधन क्या नाम दिया, खुले राजनीतिक साधन। तिलक ने स्वराज्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की चर्चा की है उन साधनों क्या नाम दिया, खुले राजनीतिक साधन। तो खुले राजनीतिक साधनों पर विचार, तो तिलक ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो खुले राजनीतिक साधनों में पहले 3 साधनों की बात की थी, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। पहले इन्होंने 3 साधनों की बात की थी, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, और उसके बाद में आगे जाकर के इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की भी चर्चा की है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन कहते बाद में, मतलब प्रारंभ में इन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की है और इसके बाद में इन 3 साधनों के बाद में अंत में तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध की बात भी की है। कैसे, अब समझे बेटा। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, तिलक ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो खुले राजनीतिक साधनों में पहला जो साधन बताया वो स्वदेशी बताया। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। अब अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो फिर स्वदेशी का प्रतिफल बहिष्कार तो होगा ही होगा। अपने देश में बनी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो विदेश में बनी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना ही होगा, तो स्वदेशी का प्रतिफल बहिष्कार हो गया। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। इन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाए वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप हो, केवल पश्चिमी शिक्षा का अनुकरण ना किया जाए। हालांकि पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, प्राचीन भारत के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा का भी अनुकरण किया जाए और भारत के अंतर्गत भारत के विद्यार्थियों की इस रूप में शिक्षा दी जाए कि उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जागृत हो। क्या, उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जागृत हो। इसके बाद में निष्क्रिय प्रतिरोध, जरा ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि तिलक ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत की जनता को ब्रिटिश सरकार का सहयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करनी, परंतु जो ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया जा रहा है, ब्रिटिश सरकार का जो साथ दिया जा रहा है, ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देना है, ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देना है, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध करना है, निष्क्रिय प्रतिरोध करना है। एक तो होता है सक्रिय प्रतिरोध, एक निष्क्रिय प्रतिरोध। तो यहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध करना है, मतलब जैसे देखें तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन, ब्रिटेन के अंतर्गत जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे जो कि हमारे हित में नहीं है उनका पालन नहीं करना है। भारत के लोगों को किसी भी रूप में ब्रिटिश नौकरशाही का, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है। यदि लगातार ऐसा किया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार परेशान होकर के भारत को छोड़ने के लिए विवश होगी और भारत को आज़ादी देनी ही होगी। खैर, खुले राजनीतिक साधनों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, इसलिए आज मैंने इसके बारे में बस थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। बाकी जो लेक्चर नंबर 42 होगा वो खुले राजनीतिक साधनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत हम स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध की व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि तिलक के खुले राजनीतिक साधनों को व्यापक रूप में नहीं समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप तिलक को अच्छे से नहीं समझ सकते। क्योंकि तिलक को आपको समझना है तो तिलक के साध्य और साधनों को समझना जरूरी है।
साध्य स्वराज और साधन परिस्थिति के अनुसार, और इन्होंने अपने राजनीतिक साधनों को खुले राजनीतिक साधनों का नाम दिया है। खुले राजनीतिक साधनों में इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, क्या स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की है। तो इन चारों साधनों के ऊपर व्यापक रूप में हम चर्चा कल करेंगे। बस आज तो मैंने इतना ही बताया कि तिलक के राजनीतिक साधनों के बारे में क्या विचार थे, तिलक के राजनीतिक साधनों के बारे में क्या विचार थे। अब एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर कोई परेशानी आपको नहीं आ सकती। बाकी खुले राजनीतिक साधनों के ऊपर मैं फिर कह रहा हूँ अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। ये हो गया तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।